हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट रिवीजन पार्ट 2 में आ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि 3 लेसन के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखा। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं। इसमें हम लोग इसके आगे के लेसन्स को जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का वीडियो है ये, इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 पे आते हैं यहाँ पे। तो लेसन नंबर 4 जो है हम लोगों का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? इसका जो बेस फार्मूला है वो बेस फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 होनी चाहिए। तो x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे a, b और c ये तीनों क्या हैं? a, b, c यहाँ पे कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c की जगह पे मतलब कोई 7 आप ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन बना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकल करके आता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो अगर आप सॉल्यूशन यहाँ पे लेकर के आते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब इसके पहले आपको बताया गया था द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू अगर आप लेकर के आते हैं तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पे 3 मेथड हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला मेथड क्या है यहाँ पे? तो पहला मेथड है बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो यहाँ पे जो ये बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके यहाँ पे फिर फैक्टर निकालते हैं, कॉमन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेयर बना करके, ठीक है, कॉमन करके यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक ये मेथड होता है। दूसरे नंबर पे जो मेथड है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो स्क्वायर मेथड लगा करके यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये दूसरा टर्म है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे एक फार्मूला है कि x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुरंत सलूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकर के आए हैं तो एक बार माइनस बी के साथ ये प्लस में चला जाएगा, एक बार माइनस में चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका 2 आंसर निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही यहाँ पे ये बात फैक्टर मतलब कि ये तय करता है कि जो यहाँ पे जीरोज आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे या फिर 0 से छोटा होगा, ऐसा कुछ निकल करके आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप सॉल्व करके पहले ही बता सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट्स आएंगे यानी कि जो इसका सलूशन आएगा वो कैसा होगा, रियल होगा या अनरियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन निकल करके आता है कि इफ
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो यहाँ पे जो रूट आएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, वो कैसी होंगी? 0 से भी छोटा है तो क्या वैल्यू लेकर के आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसके कोई रूट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट नंबर पे एक और लेकर के आते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जा रहा है, आप खुद ही देखिए यहाँ पे अगर 0 हो गया तो एक बार यही चीज प्लस में, एक बार यही चीज माइनस में, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर ऐसा हुआ तो, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। तीसरे नंबर पे एक कंडीशन और बनता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से ज़्यादा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट रूट तो आएंगे ही, लेकिन अलग अलग रूट आएंगे। तो क्या निकल के आता है? 2 डिफरेंट रियल रूट्स। तो रूट्स तो रियल ही होंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरे कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज़्यादा है, तो जो रियल रूट आएगा, यानी कि जो रूट आएंगे वो दोनों अलग अलग आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो 2 इक्वल रियल रूट आते हैं, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, यानी कि तब वहां पे कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्विक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ x होता है। ये 3 तरीके से होते हैं, 3 तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसके। एक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले हिस्से को आप स्प्लिट करिए, ग्रुप बनाइए, कॉमन करिए, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड को कंप्लीट करके, यानी कि कोई इक्वेशन दिया हुआ होता है उसको मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना होता है, उसको ला करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसके बेस पर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, जैसा कि पहले भी बताया गया कि ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होते हैं, और उनकी वैल्यूज यहाँ पे रख करके आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट के बारे में आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। ये जो यहाँ पे है, नो रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स एंड 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, तो यही है नेचर ऑफ रूट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट बताइए। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताना होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट आप ऐसे निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो फिर यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि अगर वो 0 से कम है तो नो रियल रूट्स, 0 से ज़्यादा है तो 2 डिफरेंट रियल रूट, और अगर 0 के इक्वल आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 5th नंबर चैप्टर। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। एक ऑर्डर में किसी चीज को आप रख करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सपोज दैट कि पहला नंबर जो लिखा है वो है ए, ठीक है, और A1 मान लीजिए, दूसरा नंबर यहाँ पे A2, A3, A4, ऐसे करके ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही करते हुए, टर्म का मतलब हिस्सा, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 का पहाड़ा ही लिखा हुआ है, 2 का टेबल अगर हम यहाँ पे लिखें तो कुछ इस तरीके से ऐसे करते हुए हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप A1, A2, A3, A4 कुछ इस तरीके से मान सकते हैं। तो A1 को अगर हम A लिखें और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो इसको हम D कह सकते हैं। तो डिफरेंस को क्या बोल सकते हैं? D। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म A हो गया, सेकेंड टर्म यहाँ पे A प्लस D हो गया, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस, ये जो पहला टर्म है इसी में 2 बार डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम 2D ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे A प्लस 3D, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, यहाँ पे A3, A प्लस 2D थर्ड टर्म है, और यहाँ पे A4 जो है A प्लस 3D है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोर्थ टर्म है उसमें जो ये D है वो 3 टाइम ऐड हुआ है, तो इसका मतलब एक कम करके ऐड हो रहा है बार बार। तो इनफाइनाइट में अगर हम लास्ट टर्म तक जाते हैं तो यहाँ पे हम A प्लस लास्ट वाला जो n-1 है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो D भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट वाले टर्म तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक तो ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, तो सपोज दैट कि आपको an टर्म, जैसे A37 बोल दिया गया, यानी कि 37th टर्म, 47th टर्म, या फिर 100th टर्म के बारे में बात करिए, तो अगर 100th टर्म बोला गया तो वो A100 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसे ही ये जो an है, an टर्म के बारे में बात करते हैं कि nth टर्म का कोई फार्मूला होगा, तो यहाँ पे हम लोग nth टर्म अगर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो nth टर्म के लिए जो फार्मूला है, nth टर्म के लिए फार्मूला हो जाता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1, यानी एक कम करके यहाँ पे da। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला कुछ इस तरीके से निकल करके आता है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो अब जैसे फिफ्थ सेवन, जैसे 37th टर्म लिखा हुआ है तो A37 आपसे पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 36D, यानी एक कम करके D का मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे फार्मूला के रूप में राइट कर दिया गया है कि nth टर्म का फार्मूला अगर आपको लिखना है तो ये कुछ इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे टर्म हैं और उन्हें आपको ऐड करना है, तो सम ऑफ, जैसे ये एक हेडिंग है कि सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म यानी कि n टर्म आपको सम करना है, उन्हें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 2 फार्मूला आपके सामने आता है। तो पहला फार्मूला ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, ये जो l है ये लास्ट टर्म है। ठीक है, l यहाँ पे क्या है? लास्ट टर्म, यानी कि एकदम अंतिम वाला, अंत वाला जो टर्म लिखा होगा उसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। a यहाँ पे क्या है? ये जो a है, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म जो भी होगा उसमें बाकी का जो d लगा करके जो टर्म हम ऐड कर देते हैं वो टर्म आ जाता है जिसके बारे में बात होती है। तो सम ऑफ n टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो पहला फार्मूला तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। सेकेंड नंबर पे अगर हम आते हैं, मान लीजिए कि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2,
ये तो ऐसे ही रहेगा n/2। ठीक है, ये कैसे आता है, 2 कैसे आता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका निकल के आता है सेकेंड टर्म के लिए। यानी कि दो फार्मूला यहाँ पे है कि अगर आप सम ऑफ n टर्म निकालते हैं तो सम ऑफ n टर्म में ये दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से आपको एक सिंपल सा तरीका जो स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, उसमें आपको बताया गया था कि कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दिया हुआ हो तो उसके लिए हम दो हेडिंग रख करके उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे दो हेडिंग, एक है गिवन, तो गिवन करके 1 2 3 4 ऐसे करके जितनी वैल्यूज दी गई होंगी, जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसको पहले नोट कर लेंगे 1 2 3 4 करके, यानी जितनी भी वैल्यूज दी गई होंगी उसे आप नोट करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग जो आप लिखेंगे वो हेडिंग होगी टू फाइंड की। तो टू फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। तो पता लगाने के लिए जैसे मान लीजिए कि गिवन में कुछ जानकारी दी गई है और टू फाइंड में आपसे कह दिया गया है कि nth टर्म का क्वेश्चन, मतलब nth टर्म आप पता करिए। तो nth टर्म मान लीजिए यहाँ पे 37th टर्म आपसे पूछ लिया गया कि 37th टर्म क्या होगा, ऐसे करके पूछा हुआ है। तो जो टू फाइंड है वहीं से हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं और इसी पे फोकस करेंगे कि ये चीज कहाँ से आ सकती है। अब 37th टर्म आपको दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि A37 यानी 37th टर्म पूछा हुआ है। तो 37th टर्म को निकालने के लिए जो फार्मूला होगा, 37th टर्म के लिए क्या होगा फार्मूला, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस एक कम करके n-1 करके, जैसे ये वाला जो फार्मूला है हमारा कि nth टर्म के लिए an इक्वल टू a प्लस n-1d का फार्मूला लगता है। तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं इसको, A37 इक्वल टू a प्लस 36d। तो कुछ इस तरीके से जब क्वेश्चन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू फाइंड से स्टार्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन तो ठीक है, वो तो हम पढ़ ही ले रहे हैं, लेकिन लगाना शुरू कहाँ से करें, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है और जो पूछा गया होता है वहीं से आप अपने क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे, वहीं से एक प्रीफेस तैयार करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। आप इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेंगे और बाकी डिटेल तो आप पढ़ ही लिए हैं, बस ये क्विक रिवीजन है, इसलिए सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिटेल ना करते हुए, कॉन्सेप्ट पे रहते हुए हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये चैप्टर हो गया। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में ये चैप्टर है ट्राई एंगल के बारे में। तो ट्राई एंगल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्राई एंगल नाम ही इसका है कि एक ऐसा फिगर होगा जिसमें 3 एंगल्स बन रहे होंगे। तो 3 एंगल्स को लेकर के हम एक फिगर बना देते हैं। तो 3 एंगल को लेके क्लोज्ड फिगर जो हम बनाते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके दो ट्राइंगल ले लिया गया। ठीक है, एक का नाम हमने रख दिया ABC, दूसरे का नाम रख दिया हमने DEF। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दो ट्राइंगल ले लिया गया है। तो वैसे देखने में तो ये इक्वल लग रहा है, तो हमें इक्वल ट्राइंगल के बारे में बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के बारे में बात करनी है। ठीक है,
तो सिमिलरिटी के लिए चलिए, अभी आप कहेंगे कि ये इक्वल है, तो इक्वल में तो हम कुछ भी इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ यूं। तो इसका नाम रख लेते हैं DE और F। तो ये दो ट्राइंगल हैं, देखिए एक बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमें करेस्पॉन्डेंस नहीं निकालना है, यानी कि करेस्पॉन्डेंसी नहीं निकालनी है कि दो ट्राइंगल बिल्कुल इक्वल कब होते हैं, वो चीज़ हमें नहीं निकालना है। हमें निकालना है सिमिलरिटी के बारे में कि दो ट्राइंगल समान कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि फोटो को कॉर्नर से पकड़ के जब ड्रैग किया जाता है तो फोटो तो वही रहती है, लेकिन उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है साइड की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो साइड का जो प्रोपोर्शन होता है ना, साइड का जो प्रोपोर्शन होता है वो अगर देखें तो छोटे फिगर का और बड़े फिगर का, अगर दोनों के साइड को कंपेयर करें तो जो साइड है वो सब इक्वल ही आते हैं, यानी कि वहाँ पे जब प्रोपोर्शन में चीज़ों को रखते हैं तो वो इक्वलिटी आती है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी सी भी चेंज हो गई तो वो फिगर सिमिलर नहीं रह जाएगा, यानी कि वो पिक्चर जो है सिमिलर नहीं होगा। तो सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना है, तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे, तो ये आपसे पूछा जाता है कि सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल कब होगा, तो सिमिलर ट्राइंगल तब होगा जब, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिमिलरिटी के लिए ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो एंगल है और ये एंगल है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये एंगल ये भी इक्वल होना चाहिए, ये भी एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हमें बस एंगल पे देखना है कि एंगल इक्वल हो जाए, बात खत्म। तो सिमिलरिटी के लिए यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, A D के इक्वल। दूसरे नंबर पे क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तीसरे नंबर पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो ट्राई एंगल में 3 एंगल्स बनते हैं, तीन के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल अगर हैं तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी हो जाती है। तो बस हो गया, ये सिमिलर फिगर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरिटी यहाँ पे अगर है, अगर ये इतनी चीजें आपने प्रूव कर दिया तो यहाँ पे इनके जो साइड होते हैं इनका प्रपोर्शन इक्वल आता है। तो साइड का प्रपोर्शन देखते हैं यहाँ पे, जैसे AB बाई DE, AB बाई DE, AB बाई DE ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC बाई DF, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC बाई EF के, BC बाई EF, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरीके से, यानी कि साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल आ जाएगा। अब साइड का रेशियो अगर यहाँ पे इक्वल आ जाता है तो हमें यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है कि इन दोनों का जो एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, कुछ इस तरीके से ये भी प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाते हैं, यानी कि इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो कुछ इसी तरीके से ये भी मतलब आप कर सकते हैं, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी में ही आएगा। तो आप कोई भी एरिया इस तरीके से निकालेंगे तो उनका प्रोपोर्शन भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स बने हैं, ट्राइंगल में सिमिलरिटी आपको ढूंढनी थी तो ये इस तरीके से सिमिलरिटी ढूंढी जा सकती है। इसके अलावा सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया है वो भी हैं। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहली जो सिमिलरिटी आती है वो A और A की आती है। जैसा कि हमने देखा कि एंगल
तीनों एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाए तो वो सिमिलरिटी निकल करके आती है। दूसरे नंबर पे जो सिमिलरिटी निकल के आती है वो है एस 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 की। तीनों साइड अगर यहाँ पे इक्वल निकल करके आ रहे हैं तो वहाँ पे सिमिलरिटी हो जाएगी। भाई तीनों साइड अगर इक्वल है तो सिमिलर फिगर तो होगा ही, प्लस वो करस्पॉन्डेंस भी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे ए एस ए यानी कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल नहीं, साइड एंगल साइड एंगल साइड, ये वाला क्राइटेरिया। तो ये 3 क्राइटेरियाज यहाँ पे निकल करके आते हैं जो ये बताते हैं कि आपका ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाता है, ये बातें निकल करके आती हैं। अब इसी में 90 डिग्री का अगर कोई ट्राइंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से 90 डिग्री, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के ट्राइंगल में यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है, ये जो साइड है जो एकदम बिल्कुल सीधे रखी हुई है 90 डिग्री पे, अब अगर आप इसको पलट देते हैं तो एक दूसरा फिगर ये नीचे आ जाएगा, ये सीधे हो जाएगा। तो इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि 90 डिग्री जहाँ कहीं भी होगा उसके ठीक सामने जो लाइन होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कि हिंदी में इसे कर्ण बोला जाता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री जो इस तरीके से लाइन गई है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर एक डिसाइड कर लीजिए, उसके अलावा जो होगा उसको बेस बोला जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ट्राइंगल में कि हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी लाइन होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीजें यहाँ पे निकल करके आती हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, कुछ बातें और ट्राइंगल में देखते हैं। चलिए तो ट्राइंगल में ही अब यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पे एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम, तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में जो ये थर्ड साइड है इसके पैरेलल कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया है ये लाइन बाकी के दोनों साइड को, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये जो ए बी और ए सी है जो दो साइड है, इसको मान लेते हैं कि ई और एफ पर ये डिवाइड करता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हैं और एक ही जैसे बने हैं, यानी कि वो सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो उनका जो बेस होगा, यानी कि उनका जो साइड होगा उनका प्रपोर्शन इक्वल आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसी को हम यहाँ से इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर काट के अलग कर दें तो ये कुछ ऐसे अलग हो जाएगा, ए ई एफ कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा, और दूसरा वाला हिस्सा जो अलग होगा वो बड़ा वाला हिस्सा होगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, तो ये इतना, यानी कि इसी में से दो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से निकल करके आया। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम ये कहते हैं, मतलब थेल्स ये बताते हैं कि यहाँ पे अगर हम थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई एक साइड, एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो कट हुआ है, ये जो पॉइंट आपको मिले हैं, यानी कि ए से लेके ई तक, ई से लेके बी तक, फिर ए से लेके एफ तक, एफ से लेके सी तक,
ठीक है। तो ये जो प्रपोर्शन यहाँ पे हुआ है, ये जो डिवाइड हुआ है यहाँ पे साइड, तो इसको थेल्स थ्योरम ये कहते हैं कि ये एक रेशियो में डिवाइड होता है, यानी कि ये इक्वल रेशियो, साइड जो होते हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। तो ये जो साइड है इसका रेशियो और दूसरा जो साइड है वो जिन दो भागों में बटा हुआ है उसका रेशियो बिल्कुल इक्वल आ जाता है। या फिर इसी को इस फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो ए ई बाई ए बी इज इक्वल टू ए एफ बाई ए सी, एक ये रेशियो निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी किसी ने बोला कि यहाँ पे जो एरिया के बारे में जो बात हुई थी, ए बी सी बाई एरिया डी ई एफ, दो ट्राइंगल थे, है ना, दो ट्राइंगल ऐसे बनाया हुआ था हमने, तो यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ ऐसे करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल का एरिया, मतलब कि ट्राइंगल का जो एरिया है उनका रेशियो वो किसके इक्वल आता है। तो इक्वल का क्या मतलब, यहाँ पे जो ये जो साइड यहाँ पे बन रहे हैं ए बी बाई डी ई कुछ ऐसा बन रहा है, इसी का स्क्वायर कर दो, इसी के इक्वल ये आ जाता है। तो कोई भी तीनों साइड में कोई भी रेशियो बन रहा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वो एरिया का प्रपोर्शन निकल के आता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बीच बीच में 1 नंबर 2 नंबर का, है ना, ऐसे पूछा जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आता है तो बीच में से कोई लाइन गई है तो आप सीधे यहाँ पे फटाक से रेशियो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफर करके आप अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यही थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7, 8, 9, 10 इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्चुअल वीडियो है, आप इस पे बने रहिए, सीखते रहिए और लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।